कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन राइज। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी आरोह भाग 2 का अपना चैप्टर है बादल राग कविता। और बादल राग जो कविता है जिसके रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस बादल राग कविता के जो प्रश्न उत्तर हैं उन प्रश्न उत्तरों का अपन अभ्यास करेंगे। जो अपने पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं उनका अपन यहाँ पे कंप्लीट अभ्यास करने वाले हैं। तो हमारी रचना है बादल राग। इस बादल राग के अपन करेंगे बच्चों प्रश्न उत्तर। ठीक है, बादल राग रचिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपने कविता अच्छी तरह से पढ़ ली होगी क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने कवि का परिचय अलग से देखा क्योंकि 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाता है कवि का व्यक्तिगत एवं साहित्यिक परिचय। उसके बाद में हमने इस कविता जो बादल राग कविता है इसका प्रतिपाद्य और इसका सारांश भी पढ़ चुके हैं और इसकी कंप्लीट हमने भावार्थ और सप्रसंग व्याख्या कठिन शब्दों के साथ में देख चुके हैं। तो अब आइए करते हैं इसके अपन क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है। पहली पंक्ति है कि तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये कहते हैं कि जो शोषक वर्ग है ना, जो शोषक वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, उन्होंने गरीबों का इतना शोषण किया है कि अब उस शोषक वर्ग को हमेशा डर सताए रहता है कि कभी भी उनका विनाश हो सकता है। तो उनके जो सुख हैं वो अस्थिर हैं। तो कवि कहता है कि कवि ने दुख की छाया मानव जीवन में आने वाले दुखों कष्टों और पीड़ाओं को कहा है। जीवन में क्योंकि हमेशा सुख नहीं रहता, जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनवान लोग हैं, जिन्होंने गरीबों का शोषण करके अभी जो सुख भोग रहे हैं, उनके जीवन में दुख आने की संभावना है। तो कवि का मानना है कि संसार में सुख कभी भी स्थायी नहीं होता है, इसलिए कवि ने सुख को अस्थिर कहा है। ठीक है, कि अस्थिर सुख पर, तो कवि ने उन्हें स्थायी नहीं माना है, कवि इन्हें अस्थिर मानता है। उसके साथ साथ दुख का प्रभाव बना रहता है। धनी शोषण करके अकुत संपत्ति जमा करता है, परंतु उसे सदैव क्रांति की आशंका बनी रहती है, क्योंकि ये जो पीड़ित वर्ग है ये कभी भी क्रांति कर सकता है, कभी भी विप्लव कर सकता है। वह सब कुछ छीनने के डर से लगातार भयभीत बना रहता है, लगातार डर बना रहता है। किसके मन में? पूंजीपति और शोषक वर्ग के मन में। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए कवि ने जो है अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराने की बात करी है। आइए पढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला हमारा बच्चों प्रश्न है कि असनीपात से शापित उन्नत सतसत वीर। असनीपात का मतलब होता है बिजली गिरना। असनीपात का मतलब है बिजली गिरना। तो बिजली गिरती है, बिजली गिरना। तो बिजली जब गिरती है, जिस किसी भी चीज पर गिरती है तो वो तहस नहस हो जाता है। अगर पहाड़ पर गिर जाए तो पहाड़ क्षत विक्षत हो जाता है। तो असनीपात से शापित, शापित का मतलब होता है श्रापग्रस्त, से उन्नत सतसत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है। तो बच्चों उत्तर आप लिखोगे कि इस पंक्ति में कवि ने पूंजीपति या शोषक वर्ग या धनिक वर्ग की ओर संकेत किया है, जिन्होंने अकूत संपदा इकट्ठी करी है, गरीबों का शोषण करके, दबे कुचले वर्ग का शोषण करके जो संपत्ति इकट्ठी करी है, उनका यहाँ पे कवि ने उनकी बात करी है। असनीपात का मतलब होता है बिजली गिरना। ठीक है ना, असनीपात का मतलब होता है बच्चों बिजली गिरना, और बिजली गिरने का तात्पर्य है क्रांति होना। मतलब कब पता नहीं कि कब जो है वो बिजली गिर जाए। जब बारिश होती है तो पता नहीं चलता कहाँ पे बिजली गिर जाए। तो उसी तरीके से जो पूंजीपति वर्ग है वो हमेशा भयभीत रहते हैं कि पता नहीं कब क्रांति उत्पन्न हो जाए, कब वो शोषक वर्ग है इन धनिकों के खिलाफ क्रांति कर दे। क्रांति होने से जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनिक वर्ग है, जिनको विशेष सुविधाएं, जिनको विशेष सुख प्राप्त है, उसकी प्रभु सत्ता समाप्त हो जाती है और वह उन्नति के शिखर से गिर जाता है, उसका गर्व चूर चूर हो जाता है। इसीलिए कवि ने कहा है असनीपात से शापित उन्नत सत सत वीर।
आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते। विप्लव रव, अब देखो यहाँ पे विप्लव का मतलब होता है क्रांति और रव का मतलब होता है शोर शराबा। विप्लव रव का मतलब होता है शोर शराबा, शोर शराबा, शोरगुल, है ना। तो विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते, तो जो छोटे लोग होते हैं, यहाँ पे कवि निराला ये कहते हैं कि जो छोटे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जब क्रांति होती है तो इनको फायदा होता है, इनको, क्योंकि इनके पास गंवाने को कुछ होता नहीं है और यही तो वो फायदे में रहते हैं, और जो धनिक वर्ग होता है उनका नुकसान होता है। तो पंक्ति में विप्लव रव से क्या तात्पर्य है? विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति होना, क्रांति। और छोटे ही शोभा पाते, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जो कमजोर वर्ग होता है उनके पास गंवाने को कुछ नहीं होता, उनके पास खोने को कुछ नहीं होता है, इसलिए उनको फायदा होता है। तो देखो क्या लिखा है, यहाँ पे उत्तर लिखेंगे कि विप्लव रव से तात्पर्य है क्रांति की गर्जना, क्रांति गर्जन। ठीक है, विप्लव यानी क्रांति, रव का मतलब होता है शोर शराबा, शोरगुल, कोलाहल। तो विप्लव रव का मतलब होता है क्रांति की गर्जन। जब जब क्रांति होती है तब तब शोषक वर्ग या सत्ताधारी वर्ग के सिंहासन डोल जाते हैं, क्योंकि क्रांति हमेशा दबे कुचले लोगों के द्वारा की जाती है और हमेशा शासक वर्ग के खिलाफ जो है वो सत्ताधारी वर्ग के खिलाफ क्रांति की जाती है। तो ये जो सत्ताधारी वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उसका सिंहासन हिल जाता है, उनकी संपत्ति, उनकी प्रभुसत्ता आदि समाप्त हो जाती है। कवि ने कहा है कि क्रांति से छोटे ही शोभा पाते हैं। आपने देखा होगा जब कभी भयंकर तूफान आता है, बारिश आती है, आंधी आती है, तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो गिर जाते हैं और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो इधर उधर लुढ़क जाते हैं, लेकिन वो टूटते नहीं, वो उनका नाश नहीं होता, वो ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं। तो यहाँ पे कवि कह रहा है कि जब क्रांति होती है तो उसमें भी जो कमजोर तबके के लोग होते हैं वो उन्हें जो कोई नुकसान नहीं होता है। यहाँ छोटे से तात्पर्य आम आदमी से है। आम आदमी ही शोषण का शिकार होता है, उसका चिंता कुछ भी नहीं है, उनको मतलब उनके पास खोने को कुछ नहीं होता है, अपितु उसे कुछ अधिकार मिलते हैं, उसका शोषण समाप्त हो जाता है। तो इसलिए वो लोग फायदे में रहते हैं, उनका जो है वो एक प्रकार से उनका फायदा होता है। इसलिए कवि ने यहाँ पे कहा है कि विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते हैं। बच्चों चौथा प्रश्न है अपना। चौथा प्रश्न है कि बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है। जब बादल आते हैं, है ना, बारिश का आगमन होता है, तो प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इस कविता के माध्यम से हमें बताना है। तो बच्चों देखो कि बादलों के आगमन से प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं? बादल गर्जन करते हुए मूसलाधार वर्षा करते हैं, मतलब कि बादल गर्जन करते हैं और बारिश होती है। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि पृथ्वी से पौधों का अंकुरण होता है। मतलब ये होता है कि जैसे हवा के साथ में उड़ करके या और किसी माध्यम से जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और जमीन में पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही बारिश होती है, बारिश से जो जमीन भीगती है तो वो जो बीज पड़े होते हैं वो उग जाते हैं, चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। मूसलाधार वर्षा होती है, बारिश आती है, मेघ गर्जना होती है तो, और बिजली चमकती है तथा उसके गिरने से पर्वत शिखर टूटते हैं। कई बार बिजली भी गिरती है ना, वज्रपात भी होता है, बहुत सारा नुकसान भी होता है। अगर पहाड़ पे गिर जाती है तो पर्वत के शिखर टूट जाते हैं। हवा चलने से छोटे छोटे पौधे हाथ हिलाते हुए प्रतीत होते हैं। जब बादल आते हैं, बादलों के साथ हवा भी आती है, और जब बारिश होती है तो उस हवा से जो है ना छोटे छोटे पौधे ऐसे हिलते डुलते रहते हैं, हिलते डुलते, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हाथ हिला करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। और गर्मी के कारण दुखी प्राणी बादलों को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं कि अब बारिश होगी, अब हमें ग्रीष्म ऋतु से या गर्मी से अब हमें शांति मिलेगी, हमें ठंडक महसूस होगी। तो जब बादल आते हैं तो ये सारे परिवर्तन प्रकृति में होते हैं। आप इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। बच्चों ये जो चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं, बादल राग कविता के प्रश्न उत्तर जो अपन कर रहे हैं, ये प्रश्न उत्तर का कंप्लीट वीडियो, इसके नोट्स, ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ, और इसके ये जो चैप्टर हमने पढ़ा उस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, कवि परिचय, और इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट, ये सारी चीजें हैं ना, जैसे कि पीडीएफ,
इसकी पीडीएफ है, इसके ऑनलाइन टेस्ट हैं। ऑनलाइन टेस्ट बच्चों दे करके आप ये आप अपने अपने जो तैयारी है आपकी उसका पता लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी है। तो जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट है उसमें आप जैसे सबमिट करेंगे ये टेस्ट, तो सबमिट करते आपको हाथों हाथ रिजल्ट मिलेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेंड किए, कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, ये हमारे ऑनलाइन में आपको सारी चीज़ें मिलती है। और हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट कोर्स बनाया है लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार। ये सारे वीडियोस और हमारी लाइव क्लासेस ये सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगी। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस लिंक पर क्लिक करके आप ऐप डाउनलोड करेंगे। वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज मिलेंगे जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने तैयार किए हैं। और इसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप, इन सब की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पर हम आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं, इस वीडियो अवेलेबल कराते हैं, साथ ही साथ हमारे जो एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो हम आपको अवेलेबल कराते हैं, और हमारी जो लाइव क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन हम आपको वहाँ पे अवेलेबल कराते हैं। तो बच्चों अगर आप हमारे साथ इसी तरीके से लगातार बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ें और अपना फायदा कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इससे आगे के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।